Hello students, today I am going to teach colligative properties of solution यानी विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म या colligative properties क्या होती है? तो किसी अवाष्पशील विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे हम विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे उसे हम क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका आता है ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब ऊपर उठना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन का मतलब होता है नीचे गिरना। तो बहुत सारी जो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं यानी जिनके भौतिक गुण क्या है? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। तो अब बात करते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज में। अगर हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं, जैसे विसरण यानी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस यानी परासरण। तो हम बात करते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण की। तो आप लोग क्या है, डीओ तो सभी बच्चे लगाते हैं या परफ्यूम सारे बच्चे लगाते हैं। जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी स्मेल वो हमारे तक सीमित ना होकर पूरे कमरे में फैल जाती है। या हम जो धूप बत्ती या अगरबत्ती है अपने पूजा रूम में जलाते हैं तो वो भी क्या है? पूरा कमरा हमारा महक उठता है। यानी तो डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि स्प्रेड यानी फैलना। या हम ये कहें कि जब किसी विलय को विलायक में घोलने पर विलय कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति कर, विलय कणों का अधिक सांद्रता से यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर स्वतः गति कर समांगी विलयन बना लेना क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन यानी विसरण कहलाएगा। जैसे हम क्या लें, एक बीकर में पानी लें और उसमें रंग का एक टुकड़ा डाल दें, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे वो पूरा पानी क्या है? हमारा रंगीन हो गया है। तो क्या पूरा पानी रंगीन होकर क्या बन गया? समांगी विलयन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन में हमेशा विलय कणों का क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। अब बात करते हैं परासरण की, ऑस्मोसिस या परासरण। तो आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। इसमें क्या है? एक बीकर में हमने क्या वाटर ले रखा है, जल, और जल की सांद्रता क्या होगी? कम होगी, यानी कंसंट्रेशन इसका क्या होगा? कम होगा। इसके अंदर एक किशमिश है जो क्या है? सिकुड़ी हुई है, यानी ये किशमिश होगा। इसकी जो बाहरी परत होती है उसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम से डिनोट कहते हैं। तो जब हम किसी किशमिश को क्या है? पानी में भिगोकर रख दे, रात भर छोड़ दे, तो किशमिश क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो उसमें कौन सी प्रक्रिया हुई? यानी ऑस्मोसिस की हुई या परासरण की हुई। तो जब क्या होता है, किसी विलायक के अणु क्या हो? अर्धपारगम्य झिल्ली, जल क्या हो गया? विलायक हो गया, और किशमिश की जो ये बाहरी परत हो गई वो क्या हो गई? अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई। तो जब विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से, और ये जल कहाँ जा रहा है? किशमिश के अंदर जाएगा। जब विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं या प्रवाह करते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। तो हम बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली की, यानी ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को तो अंदर जाने देती है लेकिन विलय के अणुओं को बाहर नहीं जाने देती, वो हमारी झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यानी जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं तो इस क्रिया को ऑस्मोसिस यानी परासरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किशमिश का फूलना, ये क्या हो गया? ऑस्मोसिस हो गई।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यानी टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में यानी परासरण के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परासरण और अंतः परासरण, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब अंतः परासरण और एक्सोऑस्मोसिस मतलब बाह्य परासरण। अब जैसे आपको अभी बताया था किशमिश का फूलना, किशमिश के फूलने में क्या था, विलायक के अणु अपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या होते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस या अंतः परासरण कहेंगे। यानी जब हम किशमिश को जल में भिगोते हैं और किशमिश क्या है, फूल जाती है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एंडोऑस्मोसिस का। अब बात करते हैं एक्सोऑस्मोसिस की। तो जब हम एक्सोऑस्मोसिस में क्या है, अंगूर को गाढ़े चीनी के विलयन में रखते हैं, यानी हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब हम अंगूर को रखते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं अंगूर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब विलायक के अणु सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। जब परासरण यानी ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए बाह्य दाब आरोपित किया जाता है तो उस दाब को हम ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहते हैं। यानी एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर विलायक कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रभाव परासरण कहलाता है, यानी ऑस्मोसिस कहलाता है। जब इस परासरण को रोकने के लिए कोई बाह्य दाब आरोपित किया जाता है तो इस बाह्य दाब को हम परासरण दाब या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के नियम यानी परासरण दाब के नियम, तो जैसे आपने गैसीय नियम पढ़ा था, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, और इससे ही एक निकल के आई थी आदर्श गैस समीकरण। ऐसे ही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के नियम में या परासरण दाब के नियम में है बॉयल बॉन्ड हाफ का नियम, चार्ल्स बॉन्ड हाफ का नियम, और इससे आपका बॉन्ड हाफ विलियन समीकरण निकल कर आएगी। तो हम पहले बात करते हैं बॉयल बॉन्ड हाफ नियम। तो जब क्या हो, ताप स्थिर हो, स्थिर ताप पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है तो हम इसे बॉयल बॉन्ड हाफ नियम कहते हैं। यानी जब ताप क्या हो, स्थिर हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो परासरण दाब जिसको हम P से डिनोट करते हैं ये विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। चूँकि सांद्रता क्या होती है, C इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी जो कंसंट्रेशन होती है वो कणों की संख्या अपॉन आयतन के बराबर होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N अपॉन V। यानी क्या हो जाएगा ये N अपॉन V, C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N अपॉन V। जब हमारा प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तब एक कांस्टेंट आता है जिसे हम K से डिनोट करते हैं, इक्वल टू K इंटू N अपॉन V। या हम इसको लिख सकते हैं PV इक्वल टू K इंटू N। जब मोलों की संख्या, यदि मोलों की संख्या N बराबर 1 हो तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू K। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और विलयन के आयतन का गुणनफल कांस्टेंट के बराबर होता है तो हम इसे बॉयल बॉन्ड हाफ नियम कहते हैं। यानी स्थिर ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। इस नियम को हम बॉयल बॉन्ड हाफ नियम कहते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स बॉन्ड हाफ नियम। नेक्स्ट चार्ल्स बॉन्ड हाफ नियम।
चार्ल्स वॉन हॉफ नियम के अकॉर्डिंग जब सांद्रता यानी कंसंट्रेशन स्थिर हो तो किसी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी P उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो इस नियम को चार्ल्स वॉन हॉफ नियम कहते हैं। इन्हीं दोनों नियमों से वॉन हॉफ विलियन समीकरण निकल कर आएगी। वॉन हॉफ विलियन समीकरण, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, बॉयल वॉन हॉफ समीकरण। बॉयल वॉन हॉफ नियम से बॉयल वॉन हॉफ नियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी जब ताप स्थिर हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर सांद्रता के समानुपाती होता है। इसके बाद हमने पढ़ा चार्ल्स वॉन हॉफ नियम। चार्ल्स वॉन हॉफ नियम के अकॉर्डिंग चार्ल्स वॉन हॉफ नियम ये क्या है, एट कांस्टेंट चार्ल्स वॉन हॉफ नियम एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, जब सांद्रता स्थिर हो तो किसी विलयन का परासरण ताप परम ताप के समानुपाती होता है। मान लेते हैं ये क्या हो गया, समीकरण 1 और ये क्या हो गई, समीकरण 2। तब इक्वेशन 1 समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, P समानुपाती C, क्योंकि ये दोनों के क्या है, समानुपाती है। P समानुपाती C इंटू T। जब हम प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है P इक्वल टू CST, वे जहाँ S क्या है, सॉल्यूशन यानी विलयन का स्थिरांक है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। चूँकि आपको मालूम है, चूँकि C इक्वल टू क्या है, N अपॉन V, तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू N अपॉन V इंटू S इंटू T। P इक्वल टू क्या हो गया, N अपॉन V इंटू S इंटू T। अब जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मोलर मास के। यानी चूँकि N बराबर क्या हो गया, मास अपॉन, हम यहाँ पे W से डिनोट कर दें, मास अपॉन मोलर मास, तो हम N की जगह क्या लिख सकते हैं, W अपॉन M। तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV ये इधर आ गया, PV इक्वल टू W अपॉन M S T। PV इक्वल टू W अपॉन M S T, यही क्या है, आपका वॉन हॉफ विलियन समीकरण है। जहाँ S का मान, जैसे R क्या था, गैस कांस्टेंट था, जो मान R गैस कांस्टेंट का होता है वही मान S यानी सॉल्यूशन कांस्टेंट का होता है। यानी R बराबर हम क्या लिखते हैं, 0.0821, ऐसे S का मान भी होगा 0.0821। जैसे गैस कांस्टेंट के जो मान थे वही सॉल्यूशन कांस्टेंट यानी S के मान होंगे। यानी R बराबर क्या लिखते थे, 0.0821 या फिर जूल में 8.314, यही मान इसके भी सॉल्यूशन कांस्टेंट के होंगे। थैंक यू।